Good morning, students. Now I start our today's class in a subject of political science. In previous class, we learned about the hegemony and their three characters, especially military-based hegemony, structural hegemony, and after that cultural hegemony. I hope you all are very well understand about the whole topic and especially the meaning of hegemony and the characters of hegemony. Now, students, we are move on our another topics, which is the constant of American power. We learn about the which types of constant what destruct the American power in worldwide, was destruct the American hegemony in a worldwide. So, students, let's start today's topic. Students, constant means होता है रुकावट, अवरोध, यानी कि एक ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी चीज़ को रोके रखे, उसको एक तरीके से या तो विध्वंस कर दे, या तो रोक दे, या तो तोड़ दे. कांस्टेंट मतलब ये होता है. तो मूलतः हम इसका अर्थ समझेंगे अवरोध, रुकावट. तो अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि अमेरिकन पावर में क्या अवरोध है, क्या रुकावट है. तो इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले 9/11 के बाद ये कांस्टेंट थोड़े से ढीले पड़ गए थे, लेकिन आगे हम लोग चर्चा करते हैं. द फर्स्ट कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, यानी कि जो उनका अपना अंदरूनी आर्किटेक्चर है, जो उनका अपना अंदरूनी ढांचागत संस्थाओं का ढांचा है, वो उनका पहला कॉन्स्टेंट है. अब संस्थाओं का ढांचा, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, तो ये सीधे सीधे कार्यपालिका, न्यायपालिका और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, इनको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो यहाँ की जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त दबाव बना करके रखती हैं. जैसे एग्जांपल में एग्जीक्यूटिव जो है वो मिलिट्री पावर को हमेशा अपने दबाव में रखती है, जिसकी वजह से जो अमेरिका की मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से वर्ल्ड वाइड कोई आक्रमण कह लीजिए या कोई निर्णय कह लीजिए वो ले नहीं सकती है. हमारे यहाँ भी मिलिट्री कार्यपालिका के अंदर में रहती है, लेकिन अमेरिका में इससे ज़्यादा, हमारे यहाँ से ज़्यादा उनका हस्तक्षेप होता है मिलिट्री वगैरह में. दूसरा जो उनके यहाँ कॉन्स्ट्रेंट है वो है जो उनका डोमेस्टिक नेचर है, जो घरेलू उनका जो नेचर है उनके जनता का, वो काफ़ी ओपन है. हालांकि मास मीडिया के तहत बहुत बार जनता के मैंडेटरी को, जनता के मूड को एक विशेष तरफ से मोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी जनता जब तब राजनीति का विरोध करती रही है, सत्ता में बैठे लोगों का विरोध करती रही है. ऐसा नहीं है कि सत्ता जो कहती है उसी का गुणगान करती है, मीडिया जो दिखाता है उसी को सच मान लेती है. एक तर्कपूर्ण और विवेकशील जनता वहाँ की है. डोमेस्टिक नेचर जो है वो काफ़ी ओपन है, वो डिबेट करते हैं और हेल्दी डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा दबाव में रहती है. और तीसरा जो इनके यहाँ कॉन्स्टेंट है वो बाहर का कॉन्स्टेंट है, जिसे हम नेटो कहते हैं. नेटो से अमेरिका को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि नेटो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ओपन मार्केट है, और अमेरिका की ताकत ही ओपन मार्केट है. तो ये उम्मीद की जाती है कि जो ओपन मार्केट वाली कंट्रीज़ हैं या डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं, नेटो के जो देश हैं, वो बराबर अमेरिका के ऊपर एक रोक लगाए रखेंगे, एक दबाव बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का जो पावर है, जो हेजेमोनिटरी उनका स्टार्टअप वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर नहीं आता, और आता भी है तो एक दबाव बना रहता है. ये एक कांस्टेंट रहते हैं, ये अवरोध रहते हैं. तो ये 3 अवरोध हैं अमेरिका के पावर को रोकने के लिए. ये एक प्रकार से 3 अवरोध हैं. अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया रिलेशन विद यूएस है. भारत का अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है. तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत जो है वो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा उनकी मित्रता रही है, और ये मित्रता करीब 90 तक चली, जब तक कि हमने अपने यहाँ एलपीजी स्कीम लॉन्च नहीं किया, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब तक ये मित्रता बनी रही हमारी रशिया के साथ. रशिया के डिसइंटीग्रेट यूएसएसआर के साथ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी रशिया से हमारा रिलेशन बढ़िया रहा. लेकिन उसके बाद जब हमने अपने यहाँ लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, तब धीरे धीरे हमारा मार्केट खुलना शुरू हुआ, और हमारा इतना बड़ा बाजार था जिसकी वजह से विश्व के बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, वो हमारी तरफ आकर्षित हुए, हमसे मित्रता करना चाहने लगे. और एक दौर तो ऐसा था कि हम पूरी दुनिया से जब हम शीत युद्ध के दौर में थे तो पूरी दुनिया से एकदम अलग कट चुके थे. पूरी दुनिया से एक तरीके से हम मित्र विहीन हो गए थे. हमारा कोई फ्रेंड नहीं था, हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी वर्ल्ड में. सिर्फ हम यूएसएसआर के भरोसे रहते थे.
लेकिन 92 के बाद जब हमने अपने यहाँ इन स्कीम्स को लॉन्च किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, तो पॉलिटिकली तौर पे देखिए तो हम एक बहुत बड़े बाजार बने और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखने लगी और हम भी लोगों की तरफ मैत्री एक तरीके से फ्रेंडशिप बढ़ाना शुरू कर दिया हमने। इन स्कीम्स की वजह से हमारी भी इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ की, जिसकी वजह से हम अमेरिका की नज़र में आए। अमेरिका को भी लगा कि ये बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। और ख़ास करके हमारा जो टेक्निकल हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हुआ, यानी कि जो बौद्धिक हमारे यहाँ रिसोर्स था, जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स था, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स था, वो अमेरिका मूव किया। तो भी हमारी वैल्यूज़ अमेरिका को इन चीज़ों को लेकर के एक तरीके से हमारी मित्रता उनको समझ में आई कि ह्यूमन रिसोर्स के मामले में भी हम बहुत रिच हैं। जैसे एग्जांपल की तरह हम देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर हमने जो एक तरीके से एक्सपोर्ट किया, उसमें करीब 65% हमारा एक्सपोर्ट रहा। उसके बाद बोइंग जो उनके यहाँ जहाज़ बनाते हैं, उसमें करीब 35% जो उनके कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। और वहाँ की सिलिकॉन वैली है, उस सिलिकॉन वैली में करीब 3 लाख भारतीय काम करते हैं। और वहाँ पे जो हाई टेक्निकल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी टेक्निकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे करीब 15% कंपनीज़ की शुरुआत वहाँ पे जो यानी कि जो स्टार्टअप है, वहाँ के जो अमेरिका में बसे हुए जो इंडियंस हैं, उन्होंने ही वो स्टार्टअप किया है। अब इन चीज़ों को देखिए तो अमेरिका से हमारा रिलेशन काफ़ी क्लोज हो गया है। हम अमेरिका के लिए बहुत बड़े मार्केट भी हैं। और ख़ास करके 2009 के इंसिडेंट्स में जब अमेरिका से हमारा परमाणु करार हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच जब परमाणु करार हुआ, तो उस समय के बाद हालांकि हमारा रिलेशन जो बिल्डअप हुआ वो बिल क्लिंटन के समय से बिल्डअप होना शुरू हुआ था। बिल क्लिंटन भारत आए, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो धीरे धीरे वहाँ से हमारा रिलेशन बढ़िया होना शुरू हुआ। वरना उसके पहले तो कोई राष्ट्रपति यहाँ पे आता नहीं था। बहुत पहले करीब इंदिरा जी के समय कोई राष्ट्रपति आए थे, मुझे कभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शीत युद्ध का दौर था। तो हमें लोग समझते थे कि हम यूएसएसआर के साथ हैं, इस वजह से कभी अमेरिकी राष्ट्रपति उतना कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बिल क्लिंटन के समय से यह चेंजेस आना शुरू हुआ। बिल क्लिंटन आए, क्लिंटन के बाद फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे, उनके साथ परमाणु करार हुआ। और बराक ओबामा के साथ भी काफ़ी अच्छा रिलेशन बना रहा भारत का। फिर ट्रंप अभी हैं, तो ट्रंप के साथ भी हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। ट्रंप भी आए, गुजरात अहमदाबाद आए थे, और जब तब ट्रंप हमें अपना एक बेहतरीन सहयोगी कहते रहते हैं। तो आज वर्तमान कंसर्न 2020 तक देखिए तो हमारा अमेरिका से रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी गहरी दोस्ती कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली हमारा जो फ्रेंडशिप है वो भी बहुत अच्छा हो गया। सामरिक रूप से हम बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं, और इकोनॉमिकली भी हमें उनकी ज़रूरत है और उनको हमारी ज़रूरत है, चूँकि हम उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हैं और हम उनके लिए, और वो उनको हम जो अमेरिका है उनकी ज़रूरत हमारे लिए ये है कि हमें अभी बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हमें अभी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए ऐसे, तक क्योंकि हमारे यहाँ अभी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो इन जगहों पे अभी हमको अमेरिका जैसे देश का सहयोग चाहिए। खास करके विश्व की राजनीति में हमें अमेरिका जैसे ताकतवर देश का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अगर कोई ऐसा निर्णय ले जो कि हमारे पड़ोसी देशों को प्रभावित कर रहा हो, तो अमेरिका हमें वीटो से भी बचा सके और अपने तत्काल प्रभाव से भी हमारा समर्थन करके हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो इन वजहों से हमें अमेरिका का सपोर्ट अभी भी चाहिए, और वो लगातार हमारा उनसे जो फ्रेंडशिप है वो बना ही रहा है। अब देखिए, चूँकि ये दौर जो है वो अमेरिका के हेजेमोनियल एरा का दौर है, हेजेमनी अमेरिका के वर्चस्व का दौर है, तो भारत में भी तमाम प्रकार के बहस चलते रहते हैं कि भारत को अमेरिका से किस प्रकार संबंध रखना चाहिए। तो 3 प्रकार के मोस्टली रिलेशंस के बारे में बात होती है कि पहले तो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, कुछ विचारक हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल बॉडीज़ हैं जो कहते हैं कि अमेरिका से भारत को बहुत ज़्यादा मिलिट्रियल रिलेशन नहीं रखना चाहिए। लोग उससे भयभीत हैं क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को अमेरिका से रिलेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके साथ पूरी मिलिट्रियल रिलेशन रखना चाहिए, उनसे और मिलजुल बढ़ाना चाहिए, ताकि और हमें अमेरिका के हेजेमनी का फ़ायदा उठा करके वर्ल्ड मार्केट में और आगे आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को विकासशील देशों यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक गुट बनाना चाहिए, उनके गुट को लेकर के एक अलग ग्रुप खड़ा करना चाहिए, और अमेरिका को चुनौती तो नहीं लेकिन अमेरिका के बराबर एक इकोनॉमी खड़ी करनी चाहिए। तो इन 3 तरीके का हमारे यहाँ भी डिबेट चल रहा है, एक विचार चल रहा है कि हम किस प्रकार अमेरिका से रिलेशन रखें। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है।
और सबसे इसमें जो नकारात्मक विचार है वो यह है कि अमेरिका के साथ एक विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप बना लिया जाए और फिर अमेरिका वो ग्रुप कुछ समय में ताकतवर हो जाएगा और फिर अमेरिका का प्रतिकार यानी कि अमेरिका से हम दुश्मनी ले लें, अमेरिका का विरोध करें, तो ये सबसे बचकाना काम माना जाएगा। मैं व्यक्तिगत स्तर पे, आपका एज ए टीचर के स्तर पे मैं इस तर्क का विरोध करता हूँ और इस तर्क का सपोर्ट करता हूँ कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाए जाए और उनके हेजमनी का और उनके दोस्ती का हमको लाभ मिले, हम उसका लाभ उठाएं। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक क्लियर हुए। इसके आगे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन हेजमनी बी ओवरकम, यानी कि हेजमनी से हम कैसे बाहर आएँ, हेजमनी से हम कैसे हेजमनी को इस वर्चस्व से निपटे, कैसे इसको ख़त्म करें। तो इस पे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ इसमें थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अभी भी हम अमेरिकन, आज के डेट में अगर 2020 की बात देखी जाए तो हम अमेरिकन हेजेमनी में हैं। हालांकि चाइना बहुत हद तक इसको चुनौती लगातार दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से चाइना ने इसको ओवरकम कर लिया है। फिलहाल अभी हम NCERT के तहत चलते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं वो ये है, या सबसे टेक्स्ट है जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में कि मैं क्या चाहता हूँ, तो उसमें यही था कि हमें अमेरिका के वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं टेक्स्ट में भी आपके है कि हमें बैंडवैगन थ्योरी, बैंडवैगन यानी कि एक तरीके से अमेरिका के वर्चस्ववादी व्यवहार का सपोर्ट करके उनके साथ मिल करके रहना चाहिए और उनके साथ हमको मित्रता बढ़ा करके, उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा करके उनके साथ का लाभ उठाना चाहिए, व्यापार में, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री में, सारी चीज़ों से, यानी कि एक तरीके से हम उनके सपोर्टर बन जाएं। दूसरी थ्योरी है, इसे बैंडवैगन थ्योरी कहते हैं। दूसरी यह है कि हम उनकी नज़रों में ना आ पाएँ, उनकी नज़रों से छुपे रहें, यानी कि बिना कोई विवाद किए, बिना कोई प्रतिरोध करे हम अमेरिका से एक समानांतर दूरी बनाए रखें। रूस, चाइना, भारत और इंडिया, यूरोपियन यूनियन कुछ दिनों तक, अभी तक ऐसा उन्होंने ये थ्योरी अपनाई है। कभी भी अमेरिका के साथ सामने कोई प्रतिकार या युद्ध या लड़ाई नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ें छोटे देशों के लिए संभव हो सकती है, बड़े देशों के लिए बहुत दिनों तक ये संभव नहीं हो सकती। जैसे रसिया, भारत, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये बड़े कंट्रीज़ माने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन तो कंट्री नहीं है बल्कि कई देशों का समूह है, तो अपना में बड़ा स्वरूप है, बड़ा फिगर है। तो ये बहुत दिनों तक अमेरिका के नज़र में से बचे नहीं सकते कि दूरी बनाए रखें और बिना कोई विरोध किए, बिना कोई प्रतिकार किए कहीं ना कहीं अमेरिका नज़र में आ ही जाएंगे। तो ये दो थ्योरीज़ हैं। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि कोई सरकार कभी अमेरिका का विरोध या कोई देश नहीं कर पाएगा, ना उसे जीत पाएगा, बल्कि ये काम छोटे छोटे ग्रुप्स करेंगे, स्वयंसेवी संगठन करेंगे, मीडिया समूह करेंगे, उनका प्रतिरोध होगा, उनका प्रतिकार होगा, एक तरीके से उनके खिलाफ रैलीज निकाली जाएंगे, उसमें अमेरिकन भी खुद साथ देंगे, उनके अमेरिकन पॉपुलेशन खुद साथ देगी। तो एक थ्योरी ये भी निकल करके आती है। हालांकि मुझे इस थ्योरी में बहुत शक है कि ऐसे लोग, ऐसे सोशल मूवमेंट्स अमेरिका के खिलाफ चल पाए, क्योंकि कोई बहुत गलत काम अभी तक अमेरिका ने नहीं किया है जिसकी वजह से एक बड़ा सोशल मूवमेंट खड़ा किया जाए या मीडिया में उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी हो। तो ये तीन तरीके अमेरिकन हेजेमनी से निपटने का हमारे सामने आया है। एक बैंडवैगन थ्योरी जिसमें हम अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए रखें, दूसरी हम अमेरिका के नज़र से आने से बचे, तीसरी कि कोई भी सरकार इसका विरोध नहीं कर पाएगी बल्कि जनता खुद इसका विरोध करे, सोशल मूवमेंट चलाए, इसके लिए स्वयंसेवी संगठन सामने आए, मीडिया सामने आए और इसका विरोध करे। तो ये तीन है और इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, जो भी डाउट्स होगा हमसे क्लियर करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान से हमारा वीडियो देखिए, चैप्टर को पढ़िए, जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर करिए।